हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडजस्टमेंट्स सेकंड चैप्टर से जो रिलेटेड है, दैट इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके पहले जो लेक्चर्स थे बच्चों, इनमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने डिस्कस किया था, और उसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने मार्क भी किया था कौन सा आइटम इनकम है और कौन सा आइटम एक्सपेंस है, जिससे आपको समझ में आ सके कि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो इनकम साइड में हम कौन से आइटम्स को लिखेंगे और एक्सपेंस साइड में हम कौन से आइटम्स को लिखेंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्या जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में। जैसे हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट देखे थे, वैसे ही इस चैप्टर में भी बच्चों एडजस्टमेंट्स है, और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स तो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, बट थोड़ा सा कुछ नया एलिमेंट ऐड हुआ है इस चैप्टर में, और उस न्यू एलिमेंट को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडजस्टमेंट्स, मैंने सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स लिखे हैं। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस है, और 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं जिनमें कुछ चीज़ें वैरी करेंगी, उन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम लिख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें फाइनल अकाउंट्स के जैसे ही हैं। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझ में आ जाएंगे। तो जो नया है, जो एडिशनल है, उसे हम कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। यहाँ जो मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने डिफरेंट कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट कॉलम एडजस्टमेंट्स का है, सेकंड करंट ईयर लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है लास्ट ईयर। अब ये करंट ईयर और लास्ट ईयर क्या है, इन्हें देखते हैं और एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। यहाँ इन एडजस्टमेंट्स का नाम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी वही एडजस्टमेंट्स है जो हमने फाइनल अकाउंट्स में देखे थे। हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट्स देखे थे, ये वही 4 एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर वापस से क्यों लिखा, क्योंकि इनमें कुछ एडिशन है। क्या एडिशन है, ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम जो एडजस्टमेंट्स हमें एट द एंड ऑफ ईयर देते थे, वो होते थे बेटा हमारे करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स, जिन्हें हम सॉल्व करते थे। एग्जाम्पल के लिए इस कॉलम में मैं जब आंसर्स लिखूंगा तब आपको वही आंसर्स अपने साइड से भी देने हैं, और आप साथ में लिख रहे हो तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। अपने साइड से ही आंसर्स देने हैं। कौन से अपने साइड से आंसर्स दोगे, जो आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के टाइम आप देते थे और हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ देखते हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसका मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल और अक्रूड इनकम। ये हार्डली बहुत कम आता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, बट जैसे ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की तरफ आ जाता है, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपको हर दूसरे क्वेश्चन में देखने मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग इनकम, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में लगा। हम करंट ईयर की बुक्स में करंट ईयर के आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे, ना ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे ना ही कम। मतलब हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ईयर, जो ईयर एंड दिया होगा उसी साल की चीज़ें लिखेंगे, ना ज़्यादा लिखेंगे ना ही कम, और उसी के अकॉर्डिंगली हम सेकंड इफेक्ट्स भी बच्चों करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम जो हमने अर्न की है बट हमें अब तक मिली नहीं है, पैसा मिलना बाकी है। तो सर फर्स्ट इफेक्ट होता था आउटस्टैंडिंग इनकम का, फर्स्ट इफेक्ट हम करते थे सर ऐड टू इनकम। जी बच्चों, यहाँ पर भी हमें वही करना है, ऐड टू इनकम। सेकंड इफेक्ट क्या होता था सर, सेकंड इफेक्ट हम इसे लिखते थे बैलेंस शीट एसेट साइड। सिर्फ यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, यहाँ सिर्फ बैलेंस शीट एसेट साइड के बदले बच्चों मैं क्या लिखूँगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये B/S मेरे लिए बैलेंस शीट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझ पाएंगे इसे। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, ऐड टू कंसर्न इनकम एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। सर ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो, थोड़ा और एक बार बता दीजिए। ध्यान से देखो बच्चों, जब हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सॉल्व करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में हमें कभी कभी एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, क्वेश्चन में ही बैलेंस शीट होगी बच्चों। उस बैलेंस शीट के साथ क्या होगा, उस बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन में हो सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर और क्या, कितना मैक्सिमम कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, इसके साथ और एक चीज आ सकती है, वो है हमारे एडजस्टमेंट, जिसे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। कुछ नहीं तो इतना तो होगा ही, ये तो फिक्स्ड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट तो होगा ही, बट कभी कभी ये तीनों भी आ सकते हैं। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा और एडजस्टमेंट होगा, और इन तीनों के बेस पे से हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सर हम यहाँ
प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा एक अकाउंट होता है जिसका नाम क्या है जी बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। बस तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक फुल फ्लेज एक बहुत बड़े क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट हो सकती है और हमारे पास सॉल्यूशन में भी बैलेंस शीट होगी। तो इन दो बैलेंस शीट्स को मैं थोड़ा नाम देके क्लियर कर लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, जो बच्चों बैलेंस शीट हमें कहाँ दी होगी, क्वेश्चन में, उस बैलेंस शीट को मैंने नाम क्या दे दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। होगी तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट, या फिर आप इसे कह सकते हो करंट ईयर्स बैलेंस शीट। और ये जो ओपनिंग है ये कौन सी है, लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट है, ताकि कंफ्यूजन न हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन बैलेंस शीट टैली करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ऐसे कुछ नाम, कुछ एडिशन चीजें करना जरूरी हो जाता है चीजों को समझने के लिए। ओके, तो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट होगी वो ओपनिंग, और हम जो सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बच्चों हम वही नॉर्मली हम वही करते आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम हम फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, ऐड टू इनकम एंड बैलेंस शीट एसेट, और उसी बैलेंस शीट एसेट को मैंने क्या लिखा, क्लोजिंग। आई होप अब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट वाला कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे। सर ये वाले कॉलम तो हमारे फाइनल अकाउंट से 100% इंस्पायर्ड है, आप कह लो एज इट इज है। मुझे सिर्फ ये वाला कॉलम थोड़ा सा नया है, उसके लिए इस कॉलम को आपके सामने लिखा जा रहा है वापस से। सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस पेएबल, अनपेड एक्सपेंसेस, सबका मतलब एक ही जैसा ही है। एक्सपेंस तो हो गया है बट पैसे देने बाकी हैं, डेट आ चुकी है बट अब तक पैसे दिए नहीं है, एक्सपेंस इनकर कर लिया है बट हमने सच में पे किया हुआ नहीं है। ऐसे सारे एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत बार सॉल्व किया। वेजेस आती थी, सैलरी आती थी, क्या करते थे हम, आउटस्टैंडिंग कंसर्न एक्सपेंस में ऐड करते थे और सेकंड इफेक्ट लेते थे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यहाँ पर भी हमें वही करना है क्योंकि ये भी तो वही है। हम क्या लिखेंगे, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस, और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। और इसी बैलेंस शीट लायबिलिटी को बच्चों मैं क्या कहूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। A for assets, L for liabilities, add to concern expense and closing balance sheet liability side। जी सर, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो हमें याद भी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। व्हाट इज प्रीपेड, पेड इन एडवांस। व्हाट इज प्रीपेड, पेड इन एडवांस। अगर पेड इन एडवांस है तो सर इसका इफेक्ट होता था, मुझे याद है, बताओ 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 क्या है प्रीपेड एक्सपेंस का, सर लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस जो भी होगा। और सर इसका सेकंड इफेक्ट हम लिखते थे बैलेंस शीट एसेट, तो इसी को बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। बस ये जिसमें क्लोजिंग वर्ड ऐड कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी चीज़ ऐड कर रहा नहीं हूँ, और ये वही क्लोजिंग है जो हम नॉर्मली कर रहे थे सॉल्यूशन में जो प्रिपेयर करते हैं उसकी। सर लास्ट एडजस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट क्या होता था, सर अगर एडवांस में मिल गई है इनकम, ले तो लेते थे बट हम करंट ईयर में काउंट नहीं कर सकते थे, शो नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता था, लेस फ्रॉम इनकम। और इसका सेकंड इफेक्ट हम लिखते थे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और इसी बैलेंस शीट लायबिलिटी को बेटा मैं क्या कहूँगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। और इसी तरीके से ये मैंने वही एडजस्टमेंट्स आपके सामने वापस देखे हैं जो हमने फाइनल अकाउंट्स में देखे थे। ये जो एडजस्टमेंट्स है, दिस आर द एडजस्टमेंट्स जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगी। क्वेश्चन में डेट्स दी हुई होती हैं, हम डेट्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डेटा करंट ईयर का है और कौन सा डेटा लास्ट ईयर का है। ये लास्ट ईयर वाला पार्ट इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ये एडिशन है। करंट ईयर वाला पार्ट हम फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार कर चुके होते हैं, ये हमारे लिए एडिशन है। एडिशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर की भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। तो बच्चों जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को वो करंट ईयर में मिक्स करके देंगे तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल समझाने से पहले मैं आपको आज शॉर्टकट बता देता हूँ। आज मैं आपको समझाने से पहले शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि अगर आप जब अटक जाओ, गाड़ी आपकी अटक ही जाए तो खुद आप उतर के उसे धक्का दे सको मतलब खाई में नहीं गिराना है, बस आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बच्चों हमने जो करंट ईयर में जो जो इफेक्ट्स किए हैं, अगर वही एडजस्टमेंट्स लास्ट ईयर से रिलेटेड आ जाए
लास्ट ईयर से रिलेटेड आ जाए। तो पहले वाला देखो, ये जो है ना सेकंड इफेक्ट्स को देखो, जिसमें हमने एसेट लाइब्रेरी एसेट लाइब्रेरी एसेट लाइब्रेरी लिखा है, तो ये सारी की चीज़ें एसेट्स की एसेट्स ही रहेंगी, लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर है, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड इफ यू हैव रिसीव्ड दैट इनकम ड्यूरिंग करंट ईयर, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, ऐड। तो वैसे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो बेटा उसे हम क्या करेंगे, लेस। मतलब यहाँ पर ऐड टू इनकम है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लेस फ्रॉम इनकम, राइट। यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट है तो यहां हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। रीजन बताऊंगा, डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा, अभी तो सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा कि फ्रेम कैसे कर सकते हैं, होता कैसे है, रीजन आपको बताया जाएगा। आप आराम से सुनिए, ध्यान से लिख लीजिए और फिर आप भी आंसर्स गेस कर पाएंगे। अब यहां देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ क्या किया है, ऐड टू एक्सपेंस किया है। तो अगर लास्ट ईयर का होगा तो हम क्या करेंगे, इससे लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट, सर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइब्रेरी लिखा है तो यहाँ बस क्लोजिंग का क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग। क्लोजिंग का ओपनिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें कौन से ईयर की हैं, लास्ट ईयर की। तो जिस साल की होंगी उसी साल की बैलेंस शीट में लिखो, है ना, उस साल की बैलेंस शीट में होना चाहिए। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो करंट ईयर में एसेट में लिख रहे हैं, और अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लास्ट ईयर के एसेट में लिखा जाएगा। करंट ईयर की लाइब्रेरी है तो करंट ईयर की लाइब्रेरी में लिख रहे हैं, और लास्ट ईयर की है तो लास्ट ईयर की लाइब्रेरी में लिख रहे हैं। अब जैसे हमने ये दो आंसर्स देखे, आई होप ये भी आप गेस कर पा रहे हो, रीजन बताने बाकी है, आई नो, वेट फॉर अ वाइल। जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने यहाँ लिखा है लेस फ्रॉम एक्सपेंस, तो सर यहाँ आप ऐड कर लीजिए, ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस। और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट लिखा है तो यहाँ हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। लास्ट वाला आइटम देखिए क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लेस फ्रॉम इनकम है तो यहां लिख लेंगे ऐड टू इनकम, ऐड टू कंसर्न इनकम। और सेकंड इफेक्ट, जैसे यहां क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइब्रेरी लिखा है तो यहां हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड। इस तरीके से मैंने इन्हें बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लिख लिया है। अब बारी आती है इन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करने की। अब अच्छे से बच्चों सुनिएगा। अब ये वाले जो एडजस्टमेंट्स है हमारे, जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, करंट ईयर की है और वो आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड हुआ नहीं है, अगर करंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करेंगे, ऐड तो कर दी, और फिर सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि पैसा मिलना बाकी है। बट अगर बच्चों वैसे ही यही इनकम अगर लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, कौन सी ईयर की इनकम है, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम अगर करंट ईयर में रिसीव हो गई तो हम उसे लिख सकते हैं क्या, सर ले तो सकते हैं बट लिख नहीं सकते, और लिख नहीं सकते अगर इसीलिए तो करंट ईयर में लिख नहीं सकते, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, लेस। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड हो रही है तो लास्ट ईयर का इफेक्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, लेस। करंट ईयर की इनकम मिलनी बाकी है तो उसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे, लास्ट ईयर की इनकम थी तो उसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे। मतलब जो जिस साल का आइटम है उसे उसी साल में लिखना है, करंट ईयर वालों को मतलब जो भी ऐड या लेस करना है, और लास्ट ईयर वालों को उनका उल्टा रिवर्स इफेक्ट हमें देना है। सेकंड देखिए बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो ऐड करो, और एक्सपेंस है पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है जी, ऐड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बट अगर यही आइटम लास्ट ईयर का है, कोई खर्चा लास्ट ईयर का है और वो पे करना बाकी है, और अगर आपने उसको करंट ईयर में पे कर दिया तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस आप करंट ईयर में पे करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप उसको करंट ईयर की बुक्स में अकाउंट्स में एज एन एक्सपेंस दिखाओगे तो चलेगा क्या, नहीं। इसीलिए लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, लेस। इतना पूरा समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा करंट ईयर की हेल्प ले सकते हैं। पहले हमेशा करंट ईयर का सोचो, फिर चले जाओ लास्ट ईयर पे। एग्जांपल, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐड टू एक्सपेंस, नॉर्मल वाला आंसर मतलब करंट ईयर, तो लास्ट ईयर क्या होगा, अगर करंट ईयर का ऐड हो रहा है तो लास्ट ईयर का क्या होगा, लेस। ये देखिए करंट ईयर का अगर ऐड टू एक्सपेंस है तो लास्ट ईयर का लेस फ्रॉम एक्सपेंस, उसका रिवर्स इफेक्ट। सेकेंड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा तो कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। लास्ट ईयर का भी लाइबिलिटी में आएगा, बट कौन सी ईयर की, लास्ट ईयर की लाइबिलिटी, और लास्ट ईयर की लाइबिलिटी मतलब ओपनिंग लाइबिलिटी।
एसेट्स का स्टेटस, लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ जो कंसर्न करंट ईयर का है वो क्लोजिंग 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 में है, और जो लास्ट ईयर का होगा वो बच्चों ओपनिंग 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 और ओपनिंग में चला जाएगा। सिर्फ उल्टा क्या हो रहा है, ऐड का लेस हो रहा है और लेस का ऐड हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सर अगर हमने, अच्छा ये देखो, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच वी पे इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। अगर इस साल में हम कुछ खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो वो कौन से ईयर का होता है, नेक्स्ट ईयर का। सर नेक्स्ट ईयर का है तो हम करंट ईयर के बुक्स में नहीं लिख सकते, क्या कर दो, उसे लेस कर दो, हम वही करते हैं, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और जो पैसा हम एडवांस में पे करते हैं वो शो करता है हमारा अनएक्सपायर्ड बेनिफिट, मतलब वो पैसा देने की जरूरत नहीं थी, नहीं देते तो भी चलता, हमारे पास ही पैसा पड़ा रहता, तो वो पैसा क्या कहलाता है, एसेट। अनएक्सपायर्ड बेनिफिट क्या कहलाता है बच्चों, एसेट। सो प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट एसेट, ये हमने फाइनल अकाउंट में सीखा था। तो करंट ईयर का अगर प्रीपेड लेस हो रहा है तो लास्ट ईयर का क्या होगा, ऐड। अब कैसे ऐड होगा वो सुनिए, ठीक है। अगर बच्चों आपने लास्ट ईयर, पिछले साल कुछ पैसे एडवांस में पे किए थे, पिछले साल कुछ एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे किया था, तो करंट ईयर में आप वो पे करोगे क्या, नहीं पे करेंगे, बट एक्सपेंस में लिखना तो पड़ेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, ऐड टू एक्सपेंस। अब वो प्रीपेड कब था, लास्ट ईयर प्रीपेड था, तो जाओ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखो, वही हम जाके लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। ये करंट ईयर का प्रीपेड है तो इसे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट में लिख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का प्रीपेड है तो इसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के एसेट में लिखा जाएगा। करंट ईयर का प्रीपेड करंट ईयर का नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, लेस। और लास्ट ईयर का प्रीपेड बच्चों करंट ईयर का आइटम होता है, इसलिए उसे क्या किया जाता है, ऐड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग साउंड हो रहा होगा और होना भी चाहिए क्योंकि ये नया है। 2-3 बार चीज़ों को सुनिएगा, 1-2 क्वेश्चंस देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा धीरे धीरे, क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब भी कोई इनकम एडवांस में मिल जाती थी हमें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा लेट्स से अगर करंट ईयर में कोई इनकम हमें एडवांस में मिली तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट ईयर की होगी, तो करंट ईयर में तो काउंट नहीं कर सकते, और अगर करंट ईयर में काउंट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम। और अगर हमें पैसा एडवांस में मिलता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करनी है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो सामने वाली पार्टी पैसा वापस भी मांग सकती है और हमको देना भी पड़ेगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर लेस फ्रॉम इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी, ये हमने फाइनल अकाउंट में सीखा था। बट अगर यही रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर में हुआ होगा, तो अगर आपको कुछ पैसे एडवांस में मिले होंगे लास्ट ईयर में, तो पिछला साल, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में मिली हुई एडवांस की इनकम आपकी तो करंट ईयर की थी ना, तो करंट ईयर की थी तो काउंट करो उसे, ऐड टू इनकम। और आपकी लायबिलिटी कब रही होगी, वो लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का आइटम था तो उसे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखो। तो जब भी आप सेकंड इफेक्ट की बात करेंगे, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, वेट फॉर अ व्हाइल, चलिए, जब भी आप बच्चों एसेट लायबिलिटी की बात करेंगे तो वो तो हमेशा करंट ईयर का है वो क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, और लास्ट ईयर का है वो ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। बैलेंस शीट के आइटम्स का स्टेटस चेंज नहीं होता है, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट है तो वो एसेट ही है, करंट ईयर की है तो क्लोजिंग, लास्ट ईयर की है तो ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी ही है, करंट ईयर का है तो क्लोजिंग, लास्ट ईयर का है तो ओपनिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, करंट ईयर है तो क्लोजिंग, लास्ट ईयर है तो ओपनिंग। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, करंट ईयर है तो क्लोजिंग और लास्ट ईयर है तो ओपनिंग। आई होप चीजें क्लियर होंगी जी। चलिए कहाँ थे हम, ओके ठीक है, ये हो गया। जो आइटम करंट ईयर वाला, ये इफेक्ट्स हमें याद है क्या होता है, कौन ऐड होता है कौन लेस, उसी का अपोजिट कौन सा हो जाता है, लास्ट ईयर वाला आइटम। तो आई होप ये एडजस्टमेंट्स, ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, अच्छे से अपने नोटबुक में कहीं लिख के रखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये चीज़ें जितनी तकलीफ देंगी ना उतना आपको इस चैप्टर में कोई तकलीफ नहीं देगा, ठीक है बच्चों। तो इन एडजस्टमेंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। अब हम बची कुछ एडजस्टमेंट्स को कवर करते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं और फिर बची कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ मिलते हैं। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये जो स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के केस में। जैसे हमने बैड डेब्ट और आरडीडी को कैसे सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वैसे ही इस स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम को सॉल्व किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। बहुत बार एग्जाम्पल के फॉर्म में हमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एग्जाम्पल्स में हॉस्पिटल का एग्जाम्पल मिलेगा, स्पोर्ट्स क्लब के एग्जाम्पल्स मिलेंगे,
तो या फिर किसी स्कूल या कॉलेज का एग्जाम्पल मिल जाए, तो उनके केस में अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स के केस में, तो बच्चों जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स एंड मेडिसिन होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमेबल आइटम। तो उन ड्रग्स और मेडिसिन का जो स्टॉक होगा वो स्टॉक तो क्या होता है, एसेट, बट थ्रू आउट द ईयर जितना मेडिसिन यूज हो जाता है वो होता है उस साल का एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात कर लेते हैं। हमने फाइनल अकाउंट्स में दो बार एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आया था हमें स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स आया था, और एक बार आया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिनको हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा था। बट थ्रू आउट द ईयर जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप यूज कर लोगे वो क्या होगी, आपका एक्सपेंस, और जो बचा कुचा है वो क्या है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। तो उस सिचुएशन में हमें पहले तो समझेगा कैसे कि सर ये कंज्यूमेबल आइटम है, और दूसरा समझने के बाद हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ड्रग्स एंड मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारे कंज्यूमेबल आइटम्स है। स्पोर्ट्स मटेरियल का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमारी क्रिकेट एकेडमी का हमने एग्जांपल लिया था। क्रिकेट एकेडमी में बच्चा हमने बहुत सारे नंबर ऑफ क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हमने मंगवाए हैं। अब वो इक्विपमेंट्स 5 साल 10 साल थोड़ी चलेंगे। अब बहुत ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग के लिए आएंगे, खेलेंगे, तो बहुत सारी जो हमारी टेनिस की बॉल कह सकते हैं या सीजन की बॉल कह सकते हैं, वो बॉल वेयर एंड टेयर होकर ख़राब हो जाएगी, बैट खराब हो सकते हैं, स्टम्प्स टूट सकते हैं, ग्लव्स फट सकते हैं। तो ये जो हमारे यूज़ करने के जो मटेरियल है हमारा, वो सब क्या है, कंज्यूमेबल। बट लेट्स से हमारे पास कुछ आइटम्स स्टॉक में भी पड़े हैं, तो जो अनयूज्ड स्टॉक है वो तो एसेट हो गया, बट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस भी है। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आपको बहुत सारे आइटम्स देखने मिलेंगे जो कंज्यूमेबल आइटम होंगे, लाइक स्टेशनरी परचेज, ड्रग्स एंड मेडिसिन परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। ठीक है, ये हो गया पहला हैंड। तो पेमेंट साइड में जो आइटम होता है वो होता है बेटा नया, हमने करंट ईयर में नया कितना खरीदा है। तो करंट ईयर में हमने न्यू स्टेशनरी कितने की परचेज की है, वी हैव परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹1000। इस साल हमने नई स्टेशनरी सिर्फ कितनी परचेज की है, 1000 की। यहाँ देखिए, ध्यान से देखते हैं। फिर मैंने एडजस्टमेंट्स, मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है जितना रिक्वायर्ड है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2018, यहाँ देखेंगे तो मैंने ईयर एंड लिखा है 31 मार्च 2019। ठीक है, तो ये साल का आखिरी दिन 1/4/2018, 1 अप्रैल 2018 साल का पहला दिन। तो पहले दिन कितनी स्टेशनरी थी हमारे पास, सर हमारे पास 10,000 की स्टेशनरी थी। फिर अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज की बात करूं तो बच्चों ये डेट पहले आती है, फिर दिस आर द ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द ईयर, और पेमेंट साइड में लास्ट में ये जो एडजस्टमेंट बची है इसकी अगर आप डेट देखेंगे तो इट्स 31 मार्च 2019, मतलब पूरा साल खत्म होने के बाद आपके पास अभी भी 4000 की स्टेशनरी बची हुई है। 4000 का स्टेशनरी क्या है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। ये वो वाला क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट वाला, वो क्लोजिंग स्टॉक गुड्स का होता था, ये कंज्यूमेबल आइटम का है। इफेक्ट्स कुछ मैच करेंगे बट डोंट वरी, आराम से सुनिए तीनों का मतलब। पेमेंट साइड में लिखा हुआ जो आइटम है ये क्या है, ये कहलाता है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में हमने नया कितना खरीदा। स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, ये हमारा कौन सा स्टॉक है, पुराना स्टॉक। पुराना स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कैसे पता चला, डेट देख के, साल के पहले दिन की डेट, ओपनिंग स्टॉक। फिर स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च, तो ये कौन सा स्टॉक है, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें इससे फाइंड आउट करना है कि हमने कितने रुपीस की स्टेशनरी क्या कर ली, कंज्यूम की, और बच्चों जितने अमाउंट की स्टेशनरी हमने कंज्यूम की होगी वो होगा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, हम इसका एक पार्ट, एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट हम कहाँ करते हैं, हम इसे करते हैं बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। हम इसे कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बच्चों डेबिट साइड में। ओके सर, क्या लिखते हैं, वहां पर एक हेडिंग लिखी जाती है टू, जो भी आइटम होगा, जैसे ये स्टेशनरी है तो मैं यहां लिखूंगा टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अगर ड्रग्स एंड मेडिसिन होंगे तो टू ड्रग्स एंड मेडिसिन कंज्यूम्ड, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी आइटम होगा। अब यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उसमें सबसे पहले हमें लेना होता है बच्चों
ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास पुराना कितना स्टॉक था। तो क्वेश्चन में देखने से डोंट वरी, इक्वेशन कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। पहले से पुराना कितना स्टेशनरी थी सर, हमारे पास पुरानी स्टेशनरी थी 10,000 की। ओके, ये इनर कॉलम समझिए, ये आउटर कॉलम समझिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास पहले से 10,000 था। फिर सर हमने कुछ स्टेशनरी नई परचेज की क्या, हाँ की थी सर, ऐड परचेसेस लिखिए, ठीक है। कितने का स्टेशनरी परचेस किया था सर, हमने 1000 की स्टेशनरी परचेस की थी, 10,000 की स्टेशनरी हमारे पास पहले से थी। तो टोटल हमारे पास स्टेशनरी हो गई बच्चों कितनी, 11,000। टोटल 11,000 का स्टेशनरी है। अब इस 11,000 की स्टेशनरी को क्या हमने पूरा यूज़ किया, थोड़ा यूज़ किया, कितना यूज़ किया वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि साल के एंड में बचा कुचा स्टेशनरी कितना था, 4,000। तो जो टोटल स्टेशनरी है उसमें से अगर आप बचा कुचा स्टेशनरी माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम। सो ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, विच स्टॉक गाइस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये 4,000 अगर आप लेस कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3 या ये 4,000 अगर आप लेस करते हैं, 11 माइनस 4 कितना होगा, ये 7,000। तो ये जो 7,000 की स्टेशनरी है ये बच्चों हमने क्या कर ली है, कंज्यूम। और ये कहाँ दिखेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में हमें स्टेशनरी कंज्यूम का एक छोटा सा इक्वेशन फ्रेम करना है, और जो इक्वेशन कुछ ऐसा है, टू स्टेशनरी कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन आया कैसे, या ये इक्वेशन ऐसा क्यों है। तो ये समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के लिए आपको घर से कुछ मोटिवेशन दिया जाता है और वो मोटिवेशन है चॉकलेट्स। लेट्स एज्यूम कि आपके बैग में पहले से हम इसी अमाउंट्स को सबको चॉकलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके बैग में ऑलरेडी 10 चॉकलेट्स थे, बैग भरा हुआ है, 10 चॉकलेट है आपके बैग में, राइट। तो जो ऑलरेडी आपके पास चॉकलेट्स हैं दैट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ चॉकलेट्स। फिर जैसे ही आप घर से निकले वापस से आपको पास में एक जो शॉप है जहाँ से आप चॉकलेट परचेस करते हैं वो शॉप दिख गई, आप बैठ गए उधर ही रास्ते पे, रोने लगे, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। मम्मी ने कहा चलो ठीक है, बैग में ऑलरेडी 10 चॉकलेट्स है बट फिर भी आपको चाहिए, मम्मी ने आपको और एक चॉकलेट ला के दी। 10 पहले से थी, आपके बैग में मम्मी ने और एक चॉकलेट परचेस करके रख दी। अब आपके बैग में टोटल कितनी चॉकलेट्स हो गई, 11। कितनी हो गई बच्चों, 11। और फिर जब आप शाम को घर आए और जब मम्मी ने आपका बैग चेक किया तो उसमें से सिर्फ कितनी चॉकलेट्स बची हैं, 4 चॉकलेट्स बची हैं। 11 चॉकलेट्स थी, सिर्फ 4 चॉकलेट बची, तो बाकी की चॉकलेट्स कहाँ गए, आप खा गए या फ्रेंड्स खा गए, जो भी हुआ, या आपके बैग में से छीन के दूसरे लोगों ने खा ली, वॉट एवर द सिचुएशन में बी। तो वो जो 7 चॉकलेट्स गायब हुई है वो क्या है, चॉकलेट्स कंज्यूम्ड। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस केस में पहले से कितनी स्टेशनरी थी, 10,000, ठीक है, और न्यू स्टेशनरी कितनी परचेस की, 1,000। कितनी होगी, टोटल 11,000 की स्टेशनरी, और बचा कुचा कितना है, 4,000। तो आपने यूज कंज्यूम कितना कर लिया, 7,000। तो हमने क्या लिया, पहला ओपनिंग स्टॉक, पहले हमारे बैग में कितनी चॉकलेट्स थी, फिर हमने परचेस कितने की, और फिर लास्ट में बचा कितना था उसको क्या कर लिया, माइनस कर लिया। एंड दैट्स हाउ वी हैव फ्रेम्ड आवर इक्वेशन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस closing stock, opening stock add purchases less closing stock, and we have find out the amount of stationery consumed. अब बारी आती है सेकंड इफेक्ट की। कौन कौन से आइटम का सेकंड इफेक्ट आएगा, सर ये तो हमने कहाँ से उठाया, पेमेंट साइड से। जैसे फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक ही इफेक्ट आता था, वैसे यहाँ पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट के आइटम्स का एक ही इफेक्ट आएगा। मतलब ये भाई साहब तो इस इक्वेशन में आकर पूरे हो गए। सर एडजस्टमेंट्स के तो 2 इफेक्ट आते हैं, हाँ बेटा आते हैं। अब ये कब का है, सर ये 1/4/2018 का है। 1/4 का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। और अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो सर ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है क्या, नहीं बेटा, यहाँ ट्रेडिंग है ही नहीं, और वो ओपनिंग स्टॉक गुड्स का हो रहा था, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में जो था, इसका और उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा, सर मुझे बताइए, अगर इसको कभी यूज करना पड़ा तो जो भी इस पर्टिकुलर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आप कभी भी ओपनिंग डेट से रिलेटेड अगर कोई आइटम देखते हैं, और अगर नॉर्मली उसको हम हमारे क्लोजिंग के सॉल्यूशन में, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी डेट क्या होगी, 31 मार्च 2019। तो अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो हमें कौन सा स्टॉक चाहिए जो 31 मार्च 2019 का हो। ओपनिंग स्टॉक है तो होगा, हमारे काम का वो नहीं है। और अगर फिर भी पूछा जाए तो बच्चों आंसर आई होप जानते हो, ऐसे सारे जगहों को, ऐसे सारे आइटम्स को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे।
तो वैसे इसकी पोस्टिंग नहीं आती, फिर भी अगर पूछो तो मैं कह दूंगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको अगर फिर भी कहीं पोस्ट करना है तो कहाँ भेज सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। कौन सा, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर जरूरत पड़ती, बहुत रेयर सिचुएशन है बट पड़ गई तो, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर की स्टेशनरी का बचा कुचा स्टॉक है। सो इन शॉर्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स का एग्जांपल आने पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ये इक्वेशन लिखना है, एंड दैट इक्वेशन इज टू, जो भी आइटम है कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो अमाउंट आएगा आउटर में लिख लो, और जो क्लोजिंग स्टॉक है जो भी आइटम हो उसका, उस क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। And that's how we have completed measured adjustments of not for profit concern. इसके अलावा दो छोटे मोटे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उन्हें हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे और इंक्लूड कर लेंगे। इस एडजस्टमेंट्स वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बच्चों, नंबर ऑफ टाइम्स देखिएगा, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको अभी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है या रिलेवेंट नहीं लग रहा है, सो वेट फॉर अ वाइल, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इन वीडियोस को देखोगे आप ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस पहले से समझ गए होंगे, तो अच्छे से आपने इन चीज़ों को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़िए और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।